नमस्कार। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एनालिटिक फंक्शन इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, तो जब भी एनालिटिक फंक्शन को अगर इंट्रोड्यूस करने की बात हो तो एक फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि एनालिटिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। सिंगुलरिटी का जो डेफिनेशन है उसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करेगा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को भी। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है। और आप कहोगे कि भाई नो कॉन्टिन्यूटी नो डिफरेंशिएबिलिटी, सीधा आप एनालिटिक फंक्शन को ही डिस्कस करने चल दिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है ये आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में पढ़ चुके हैं, है ना, आर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगा कॉन्टिन्यूटी का डिफरेंशिएबिलिटी का उसी तरह का होगा, बट यहाँ पे जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। आप अगर इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो सारे के सारे डेफिनेशंस एग्जाम्पल के थ्रू एक जनरलाइज्ड वे में आपके सामने होंगे। और हाँ, इस चैनल पे हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के जो 10 लेक्चर्स हैं वो डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट तैयार है ना, बिल्कुल देशी भाषा में। 10 वर्किंग रूल जो था उसको हमने डिस्कस कर दिया है। 2-3 क्लास और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का लगना है, वो लगा देंगे। ठीक है, दैट विल बी एनफ। हम लोग आज जो है सबसे पहले इस वीडियो में एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए ना, इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल है कि इज इट कॉन्टिन्यूअस, क्या यह कॉन्टिन्यूअस है? तो आंसर है कि यस, और एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। कैसे भाई? तो वही फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आप जानते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉन्टिन्यूअस। अब है इज इट डिफरेंशिएबल, इज इट डिफरेंशिएबल एट जीरो, क्या यह जीरो पे डिफरेंशिएबल है? ठीक है, क्या यह जीरो पे डिफरेंशिएबल है? आंसर है कि यस। क्या यह नॉन जीरो पे डिफरेंशिएबल है? आंसर है नहीं। अब जीरो पे डिफरेंशिएबल हो गया तो एक सवाल और बनता है, इज इट एनालिटिक, इज इट एनालिटिक एट जीरो? तो इसका आंसर है नहीं। अब एनालिटिक जीरो पे नहीं है तो एक साधारण तरीके से जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कोई बोलेगा कि भाई जीरो पे एनालिटिक नहीं है, तो क्या जीरो सिंगुलर पॉइंट है? इज जीरो सिंगुलर पॉइंट, क्या जो जीरो है वो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है? तो इसका आंसर है नहीं, यह सिंगुलर पॉइंट भी नहीं है। मतलब फंक्शन जीरो पे एनालिटिक भी नहीं है और यह जो है सिंगुलर पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तो सिंगुलर पॉइंट भी क्यों नहीं है? तो निश्चित तौर पे सिंगुलरिटी के डेफिनेशन में भी कुछ बातें हैं जिसको हमें अच्छे से जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब जो बात है इसको जानने की जो कोशिश है उसकी शुरुआत हम करते हैं। अगर इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है, एनालिटिक फंक्शन और सिंगुलरिटी का जो डेफिनेशन है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, बिकॉज योर टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो पहले क्लियर। दूसरी बात कि नेक्स्ट वीडियो से जब सी आर इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, सी आर इक्वेशन का कार्टेशियन, पोलर और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन में जो रिलेशन है जब इसको डिस्कस कर देंगे तब CSIR नेट के क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में तो फिलहाल हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी और सिंगुलरिटी। और इसी फंक्शन से सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये मॉड जेड स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला चीज़ कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी तो देखेंगे लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन आपने बताया नहीं। तो देखिए एफ डैश जेड जिस तरीके से कैलकुलस में लिखते हैं ना वही, बस यहाँ पे सिंबल एंड अलजेब्रा जो है वो थोड़ा सा जनरलाइज्ड हो जाएगा, वह कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। और उसमें क्या होता था, जैसे कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल में हम लोग लेफ्ट से या राइट से अप्रोच करते थे, इसमें जो है
अगर आपका ये जेड नॉट है तो किसी भी पाथ के अलोंग अगर आप जेड नॉट को अप्रोच कीजिए तो इसका जो लिमिट है वो यूनिक होना चाहिए अलोंग एनी पाथ। अगर दो अलग अलग पाथ आप ले लिए और लिमिट का वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू आ गया तो आप कहिएगा कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एफ डैश डेरिवेटिव भी क्या है, एक तरह का लिमिट ही है ना। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में आप देखते ही हैं कि डेरिवेटिव क्या है, एक तरह का लिमिट है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, एफ डैश जेड बराबर लिमिट जेड टेंस टू जीरो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ डेल्टा जेड जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, ये जेड नॉट है यहाँ पे, एंड अपॉन डेल्टा जेड, ये चीजें हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपका फंक्शन था वो फंक्शन क्या था, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड है तो ये हो जाएगा मॉड जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर एंड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट क्या हो जाएगा, तो मॉड जेड नॉट का स्क्वायर एंड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। एक चीज और आप जानते थे कि अगर आपके पास मॉड जेड स्क्वायर है तो इसको आप जेड जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा जेड, यानी कि ये हो जाएगा जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड एंड इनटू फिर ये क्या हो जाएगा जेड नॉट बार प्लस डेल्टा जेड बार, है कि नहीं, एंड माइनस ये हो जाएगा जेड नॉट बार एंड अपॉन डेल्टा जेड यहाँ पे। अब इसमें जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जेड नॉट बार, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ पे डेल्टा, तो इसको हम क्या, फिर ये जेड नॉट का डेल्टा जेड बार के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो रहेगा ना। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो जेड नॉट डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड नॉट बार प्लस डेल्टा जेड बार एंड अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा जेड। ऑल राइट, अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करके आप अपना एफ डैश जेड नॉट जो लिखना चाहेंगे वो लिख देंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड नॉट इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड एंड प्लस जेड नॉट बार प्लस डेल्टा जेड बार। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर हरेक पाथ के अलोंग लिमिट अगर यूनिक होता तो हम कहते कि कोई भी जेड नॉट, यहाँ पे जेड नॉट क्या है, आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो किसी भी जेड नॉट पे हम कह देते कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप मान लीजिए कि एलोंग एक्स एक्सिस अगर आप अप्रोच करेंगे तो एलोंग एक्स एक्सिस अगर आप यहाँ पे अप्रोच करेंगे तो डेल जेड बराबर डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के एलोंग डेल वाई तो जीरो होगा। तो उस केस में देखिए ना, डेल जेड बार अपॉन डेल जेड ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका जेड नॉट एंड प्लस क्या जेड नॉट बार। क्यों, क्योंकि डेल्टा जेड बार तो आपका डेल्टा एक्स है, डेल्टा जेड के जगह पे अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो वो ये जीरो ही हो जाएगा। तो ये चीज, और एलोंग वाई एक्सिस अगर आप बात करेंगे तो एलोंग वाई एक्सिस अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा आयोटा डेल्टा वाई, है कि नहीं। और जब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें जब डेल्टा जेड जीरो पे जाता था तो डेल्टा एक्स जीरो पे, उसी तरीके से। तो अब यहां पे क्या होगा ये देख लीजिए, जेड नॉट बार, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बार यहां पे है। ठीक है, तो डेल्टा जेड बराबर आयोटा डेल्टा वाई ले लेंगे तो यहां से ये क्या चीज हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जेड नॉट बार तो ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा डेल्टा वाई का कॉन्जुगेट, है ना। तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा क्या आपका जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट, है कि नहीं, जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट।
क्योंकि यहाँ पे माइनस जेड नॉट और यहाँ पे जेड नॉट बार तो पहले से है, तो अलोंग वाई एक्सिस ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से देख लीजिए एक चीज़ कि अगर आपका जेड नॉट 0 है, इफ अगर यहाँ से जेड नॉट अगर आपका 0 है, इफ जेड नॉट इज इक्वल टू 0, तो उस केस में अलोंग एक्स एक्सिस भी एफ डैश जेड नॉट 0 हो जाएगा और अलोंग वाई एक्सिस भी 0 हो जाएगा और किसी भी एक्सिस के अलोंग हो जाएगा 0, एफ डैश जेड नॉट 0 एट जेड नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप जेड नॉट के जगह पे कोई भी नॉन जीरो नंबर लेंगे, जैसे कि आयोटा ही ले लीजिए, तो वहां पे मतलब जो है कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर हम लेंगे तो वहां पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ और वैल्यू देगा, वाई एक्सिस के अलोंग कुछ और वैल्यू देगा। तो यहां से एफ डैश जेड एग्जिस्ट किया किस पे, जेड इज इक्वल टू 0 पे, और एफ डैश जेड नॉट डज नॉट एग्जिस्ट इफ जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका जेड नॉट नॉन जीरो है तो अलग अलग कर्व के अलोंग अलग अलग वैल्यू मिलेगा, तो उस केस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहां पे आपने क्या देखा कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0 एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका नॉन जीरो जेड है तो वह डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। और तब अगर आपसे यहां से पूछा जा रहा है कि क्या एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर एनालिटिक होगा, तो यहां पे देखिए डिफरेंशिएबल है, यह सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल है, यह डिफरेंशिएबल है लेकिन सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल, 0 के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल है और उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है तो वह एनालिटिक नहीं कहलाएगा। हम एनालिटिक फंक्शन के डेफिनेशन पे आ रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 0। तो भाई डेफिनेशन क्या है एनालिटिक फंक्शन का, डिफरेंशिएबल तो हो गया 0 पे लेकिन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा सवाल कि भाई चलो 0 पे एनालिटिक नहीं है, नॉन जीरो पे एनालिटिक होगा, तो अब यहां पे है कि भाई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये जो है नॉट डिफरेंशिएबल फॉर जेड नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, जब क्योंकि एनालिटिक के लिए क्या है कि जैसे अगर यहां पे 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाता और 0 के नेबरहुड वाले पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होता, तब हम उसको बोलते कि एनालिटिक है। अब यहां पे तो 0 पे ही नॉन जीरो पॉइंट अगर हम कुछ भी लेते हैं तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो एनालिटिक कहां से होगा, तो नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट इक्वल टू 0। तो ना ही यह 0 पे एनालिटिक हुआ, एनालिटिक का डेफिनेशन दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ना ही यह 0 पे एनालिटिक हुआ, ना ही ये नॉन जीरो पे एनालिटिक हुआ। तो अब यहां पे एक चीज आ जाएगा कि भाई तो क्या ये हो गया नो वेयर एनालिटिक, यह फंक्शन कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है। तो अगर यह फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है, ठीक है, कहीं पे एनालिटिक नहीं है, तो क्या वो सारे के सारे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे, तो आंसर ये भी है कि ना, वो सिंगुलर पॉइंट भी नहीं होंगे। तो भाई बात क्या है, उस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए मैं यहां पे एनालिटिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो यहां पे दे दूं। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं एनालिटिक एट जेड नॉट, एनालिटिक एट जेड नॉट, ठीक है, तो यहां पे क्या है, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नॉट if it has derivative at each point in some neighborhood of z naught, some neighborhood of z naught।
मतलब अब देखिए नेबरहुड की जब बात आएगी तो जैसे आर स्क्वायर में क्या होता था, ओपन बॉल लेते थे, ठीक है। तो नेबरहुड का डेफिनेशन यहां पे यही है कि किसी भी सेट ए को हम लोग पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि अगर ए कोई पॉइंट है तो इसका जो है नेबरहुड हम ए को कहेंगे अगर इस ए के पास वो कैपेबिलिटी है कि यह एक ओपन बॉल ऐसा रखे जिसके अंदर ए आ जाए, ठीक है, तब हम इस ए को कहेंगे नेबरहुड, ठीक है। जैसा उसमें क्या होता था, रियल में इंटरवल को रखता था वो सेट जिसमें कि वो पॉइंट है, तो पॉइंट बिलोंग्स टू इंटरवल, इंटरवल अगर सेट के अंदर आ गया तो उस सेट को कह देते थे उस पॉइंट का नेबरहुड। यहां पे जो बात होगी वो आर स्क्वायर प्लेन में होगी, 2 डायमेंशनल प्लेन में होगी, सी प्लेन में होगी, आर्गन प्लेन भी 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो वहां पे ओपन बॉल लेना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जेड को हम एनालिटिक कहेंगे जेड नॉट पे अगर इसका जो डेरिवेटिव है इच पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है, कि अगर ए के किसी भी नेबरहुड में, ए के किसी भी नेबरहुड में अगर हम देखते हैं तो उसके नेबरहुड वाले पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर की बात करूं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर की बात करूं, तो यहां पे क्या था कि जीरो पे तो डिफरेंशिएबल था, लेकिन जीरो के नेबरहुड में बाकी और भी पॉइंट्स होंगे जो कि नॉन जीरो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके नेबरहुड में ये सारे पॉइंट्स होंगे और इस रेड पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। अभी देखे थे ना कि नॉन जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो खाली डिफरेंशिएबल है किस पे, जीरो पे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट एनालिटिक। इसीलिए ये फंक्शन एनालिटिक होगा ही नहीं। अगर जीरो के अलावा इसके नेबरहुड वाले पॉइंट पे भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तभी कहते कि यह एनालिटिक है। तो इसीलिए यह फंक्शन डिफरेंशिएबल तो जीरो पे है लेकिन एनालिटिक नहीं है। ओके, अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि जीरो पे किसी एक पॉइंट पे, जैसे ये नेबरहुड है, ठीक है, इस नेबरहुड के एक पॉइंट पे अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अब क्या है कि इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होगा। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अब इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, इस रेड वाले पॉइंट को, तो अब यहां पे भी फंक्शन अपने आप एनालिटिक हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएबल है और इसके नेबरहुड वाले पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एक्चुअली ये कहने की बात होती है कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन एनालिटिक है जेड नॉट पे, ओके, तो यह एनालिटिक हो जाएगा अपने नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे। इसीलिए एनालिटिक फंक्शन को हम लोग होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं, रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। होलोमॉर्फिक, रेगुलर या एनालिटिक, ये तीनों एक ही शब्द है, लेकिन एंटायर फंक्शन जो है उसके लिए क्या है कि होल कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर डोमेन के तौर पे होगा तब उसको एंटायर फंक्शन बोलेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम एनालिटिक की बात करते हैं तो एनालिटिक की बात करते हैं तो ओपन सेट पे बात करते हैं, ये सब कुछ नोट है। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी ऐसे सेट पे जो कि ओपन नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ओपन सेट जरूर है जो उस सेट को अपने अंदर रखता है जिस सेट पे वो फंक्शन एनालिटिक है। तो ये सब कुछ बात है नोट करने का। अब आप कहिएगा कि भाई चलो ये सब चीज तो समझ में आ गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे लेकिन एनालिटिक नहीं है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एनालिटिक होने के लिए ये बात समझ में आ गया कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ उसके नेबरहुड पे भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर की तरह दूसरे जो फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस है, अगर सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, उसके पास कोई ऐसा नेबरहुड नहीं है जिसपे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो वो एनालिटिक नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको देख लिया। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये जो फंक्शन था ये एनालिटिक नहीं है, ये तो समझ में आ गया, नो वेयर एनालिटिक है।
तो सिंगुलर पॉइंट काहे नहीं है? क्योंकि जहां पे फंक्शन अपने एनालिटिसिटी को सीज करता है उसको तो सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो आपको ये बोलने में क्या हर्ज है कि ये सिंगुलर पॉइंट भी नहीं है? z इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सिंगुलर पॉइंट फॉर f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। ऐसा क्यों है? सिंगुलर पॉइंट भी क्यों नहीं है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, जब भी आपको सिंगुलर पॉइंट के बारे में याद रखना पड़े ना कि किस तरीके से हम इसको याद रखें, अभी हम सिंगुलरिटी का तो एक अपना एक अलग चैप्टर ही है, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, एसेंशियल, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब भी सिंगुलर पॉइंट्स की अगर आपको बात हो ना तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो हम बना देते हैं, ठीक है? इस फोटो को याद रखिएगा, आपको सिंगुलरिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मान लीजिए ये जो ग्रीन पॉइंट्स है इनफाइनाइटली मेनी, ये वो पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन एनालिटिक है, जहां पे फंक्शन एनालिटिक है। और इसके बीच में अगर कोई एक पॉइंट आ गया जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यहां पे अगर नॉट एनालिटिक है, तब आप कहेंगे कि यह सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा देश जिस देश में सारे के सारे टकले लोग रहते हैं, जिसके शरीर माथे पे बाल उगता ही नहीं है, ठीक है? सारे के सारे टकले लोग, और वहां पे आप एक बड़े और घुंघराले बाल लेकर चले जाइए तो वहां पे लोग क्या कहेगा कि देखो कैसा विचित्र आदमी है, ठीक है? कैसा विचित्र आदमी है। और उन लोगों के रिस्पेक्ट में आप बन जाइएगा सिंगुलरिटी। यहां पे इतने सारे हरे पॉइंट हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक है, और सिर्फ ही इस लाल वाले पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तब इसको कहेंगे कि सिंगुलरिटी है। मतलब सिंगुलरिटी का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है? तब उस विचित्र प्राणी को, तब उस विचित्र पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। बहुत आसान भाषा में और सबसे रिफाइंड डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो सिंगुलरिटी जो होता है या सिंगुलर पॉइंट जो होता है उसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी रेगुलर पॉइंट्स होते हैं, यानी कि उस पॉइंट के नेबरहुड में वो सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पे अपना फंक्शन एनालिटिक है। मतलब कि वह जो सिंगुलर पॉइंट होता है वह लिमिट पॉइंट होता है रेगुलर पॉइंट्स का, उन पॉइंट्स का जहां पे कि आपका फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है? तो जब भी सिंगुलरिटी की बात आए सिर्फ इतना कह देना कि फंक्शन जो है एनालिटिसिटी को सीज कर रहा है, इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट होगा, ये अधूरी बातें होंगी, ठीक है? तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि f ऑफ z बराबर मॉड z स्क्वायर, इसको तो देखिए कि जीरो पे एनालिटिक नहीं है, नॉन जीरो पे तो नहीं है, तो ये नो वेयर एनालिटिक है, ठीक है? तो नो वेयर एनालिटिक है, तो और इसके साथ साथ इसके पास नो सिंगुलर पॉइंट एट ऑल, और इसके पास कोई सिंगुलर पॉइंट भी नहीं है। काहे भाई? तो नो वेयर एनालिटिक है। अब आप एक प्रदेश में जाइए और वहां पे सारे के सारे टकले हैं, एको गो बाल वाला नहीं है, तो वहां पे कोई विचित्र प्राणी नहीं है, वो देश ही ऐसा है जिसके पास सारे टकले हैं, ठीक है? तो वहां पे सिंगुलरिटी नहीं होगा। वही बात यहां पे भी है, मॉड जेड स्क्वायर के पास कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन एनालिटिक हो। सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन आपका क्या है, एनालिटिक है ही नहीं, नो वेयर एनालिटिक है, ठीक है? तो एक भी विचित्र पॉइंट नहीं है, तो यहां पे नो सिंगुलर पॉइंट एट ऑल होगा, ठीक है? तो यहां पे देखिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि हम सिंगुलर पॉइंट्स को और हम मतलब जो डिस्कशन करेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में, ये बहुत ही फंडामेंटल डिस्कशन करने वाले थे और आज हमने उसको किया भी। आप ये देख सकते हैं कि जैसे अब सिंगुलर पॉइंट का एक उदाहरण दे देते हैं, f ऑफ z बराबर जैसे 1/z है, तो इस फंक्शन को जब आप चेक करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में डेफिनेटली,
तो ये जो फंक्शन है नॉट एनालिटिक एट जीरो, जीरो पे एनालिटिक नहीं है आप देख सकते हैं, लेकिन ऑल नॉन जीरो पे एनालिटिक है। ये जो है एनालिटिक फॉर z नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर z नॉट इक्वल्स टू जीरो है तब एनालिटिक है। तो अब अगर जीरो के नेबरहुड में अगर आप जाएंगे तो नॉन जीरो पॉइंट्स मिलेंगे और उन नॉन जीरो पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक है। इसका मतलब यह जीरो क्या है, वह विचित्र पॉइंट है सिर्फ, ठीक है। इस नेबरहुड में अगर आप देखेंगे तो जीरो ही वैसा विचित्र पॉइंट है जहां पे फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है, समझे। तो यहां पे जीरो जो है ये आपका z इज इक्वल टू जीरो, ये आपका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। z इज इक्वल टू जीरो आपका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि z इज इक्वल टू जीरो क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स हो गया। z इज इक्वल टू जीरो के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी ऐसे पॉइंट है जहां पे कि आपका फंक्शन क्या है, रेगुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आप एनालिटिक फंक्शन और इसको तो समझ गए होंगे। एनालिटिक फंक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए कूशी-रीमान इक्वेशन, ठीक है। कूशी-रीमान इक्वेशन का 3 ठो फॉर्म है जनरली, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। इस तीनों फॉर्म को लेकर के हम बहुत ही जल्द आ रहे हैं। उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन और एनालिटिसिटी फंक्शन के बीच जो एग्रीमेंट है, जो रिलेशन है, उसको लेकर आपके पास आएंगे और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स का सिलसिला है वह शुरू होगा, ठीक है। तो इस सोच के साथ कि हम निश्चित तौर पे क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके सामने रखने की जो कोशिश है वो करते रहेंगे। अगर आपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो निश्चित तौर पे देखें। आप इस चैनल को, भविष्य के वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर यह आपके लिए वास्तव में बेनिफिशियल है। और आपके जो सजेशंस हैं वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रेरित करता है हर दिन बेहतर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।